बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। आज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा ज़ोरदार खिताब किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जनूबी पंजाब और वो सूबे जिसमें सिंध का उन्होंने जिक्र किया, बलूचिस्तान का उन्होंने जिक्र किया कि उनके हकूक़, अवाम के जो हकूक़ हैं वो हक तलफ़ी की जा रही है, अगर उन्होंने रुख कर लिया इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर दी तो फिर बचना नामुमकिन हो जाएगा। ये वो सख्त अंदाज़ और रवैया है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी लेटली अपनाया, वरना उससे पहले देखें तो आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रा समझाती बुझाती नज़र आती थी। तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं उनको कायल करने में, उनको मुफाहमत का रास्ता दिखाने में, उनको ऐवान तक पहुँचाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा कलीदी किरदार रहा। और अगर उस वक्त साथ दिया जाता नवाज शरीफ का या मुस्लिम लीग नून का, तो हो सकता है कि आज जिन मुश्किलात से दो चार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आ रही है, सियासी पंडित ये कहते नजर आते हैं कि हो सकता है कि उन मुश्किलात से बचाव मुमकिन होता, लेकिन ये क्यों कर होना था, इससे कि ऐसा आज तक ना हुआ, ना ऐसे हो ही सकता है। क्योंकि सियासी तारीख में ये रहा ही है बात कि जब कभी आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के एमा पे, जोर पे या उनके ऊपर तकिया करते हुए ईंट से ईंट बजाने का कहा तो साथ नहीं दिया गया उनका, जिसकी वजह से वो मुल्क छोड़कर चले गए और फिर उन्होंने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया, वापस आए और उसके बाद जब बारी आई नवाज शरीफ साहब की तो फिर वो बदला लिया गया और उस तरह से साथ नहीं दिया गया नून लीग का, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये सिलसिला इसी तरह से चलता चला जा रहा है। NRO मिलेगा नहीं मिलेगा, हम साबिका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की इल्लत का भी सुन रहे हैं, उनकी बीमारी का भी सुन रहे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। यकीनी तौर पर एक तशवीशनाक बात है अगर उनकी हालत जो है वो बेहतर नहीं है, और यकीनी तौर पर उनको वो तमाम सहूलियात मुहैया होनी चाहिए जो कि हक बनता है किसी भी कैदी का अगर वो किसी तकलीफ में मुब्तला। लेकिन क्या वाकई ये इतना बड़ा मसला है या उनकी बीमारी को लेकर सियासत की जा रही है और 2000 का कोई सीन जो है वो दोहराया जाने वाला है? क्योंकि खुर्शीद अली शाह की स्टेटमेंट जो है वो भी आज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो आ जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा इसका किसी को इल्म नहीं है और कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इन सारी बातों में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, और उसके साथ साथ आने वाला मिनी बजट जिसके आने से पहले ही अब हम क्या करें कि हमें इशारिये इंडेक्स जो हैं हम ना माने अगर मूडीज़ की रेटिंग को, बहुत सारे लोगों को, लेकिन मान ली जाए कि मईशत जो है वो बेहतर होने जा रही है तो दवाइयों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। बिजली की कीमत अगर थोड़ी बेहतर भी हो, गैस की कीमत मुनासिब भी हो, पेट्रोल की कीमत कम भी की जाए आलमी मंडी के लिहाज से, लेकिन आवाम को बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी देनी है, उनको घरों के लिए अपने खाने पीने की चीज़ें भी चाहिए हैं, उनको अद्वियात भी चाहिए। ये हुकूमत के वो बड़े बहरान और चैलेंजेस हैं जिनका सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। अभी उसके साथ साथ 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के वादे जो हैं वो अपनी जगह हैं। सो क्या बनेगा, क्या होने वाला है, इन तमाम बातों के हवाले से आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं रमेश कुमार साहब। बहुत शुक्रिया रमेश साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। खुरम परवेज़ अशरफ साहब हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा मेरे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, बहुत शुक्रिया ताहिरा साहिबा। मैं शुरू करना चाहूँगी ऑब्वियसली हुकूमत के साथ। रमेश कुमार साहब, क्या होने जा रहा है कि NRO नॉन NRO हर दफ़ा अब ये शेख रशीद देखें ना, अब फिर उन्होंने कह दिया कि मुझे जो है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयर मतलब मेंबर बनाएं, एक किसी बंदे को निकालें। अगर आपस में ही आप लोग खुश नहीं है अपने फैसलों पे तो हुकूमत किस कन्फ्यूजन का शिकार है? देखिए, मैं समझता हूँ एक तो सियासत के अंदर जो सियासत इबादत होती थी, यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग बहुत बन गई है और रोज़ाना कोई ना कोई हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ छोड़ी जाती है कि ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए। तो वो एक तो वो हमें ये कल्चर ख़त्म करना पड़ेगा। मेरी एज ए सीनियर पॉलिटिशियन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ रात में एक दावत पे था, वहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ साहब मेरे साथ बैठे थे और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बैठे थे, पीपल्स पार्टी के भी बैठे थे, PMLN के भी लोग बैठे थे, PTI के भी लोग बैठे थे। सारे हम एक इकट्ठी जगह पे हम रात एक दावत के ऊपर बैठे थे। ये सारी चीज़ें हुई और अनऑफिशियली अगर वहाँ पे बैठे सारे इन लोगों इन चीज़ों से मुतफिक थे कि बिल्कुल मुल्क के मसले मसाइल बहुत हैं, हमें इन तरह सीरियसली सोचना चाहिए। मगर जब भी कोई पॉलिटिकली जाता है तो वो भी इस तरीके की स्टेटमेंट दे देता है। हम अवामी मसले मसाइल के ऊपर नहीं जाते। हमने अगर अपोजिशन ने एहतजाज किया, पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर एहतजाज किया, प्रोडक्शन आर्डर के ऊपर एहतजाज किया, आज अगर एहतसाब हो रहा है या ECL के ऊपर ये धमाकेदार जो खिताब हो रहे हैं, अगर यही सारी चीज़ें जैसे आपने अभी बात की, दवाइयों की बात की, अवामी इश्यूज़ बहुत है। मैं समझता हूँ हम गवर्नमेंट में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है और हमें भी इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, मगर अपोजिशन का भी इक्वल रोल होता है अवामी मसले मसाइल के ऊपर भी और पार्लियामेंट के चलने के ऊपर भी। आज
कमेटीज़, ये मुराद सईद की जो स्पीच थी जज्बाती थी मगर उन चीज़ों में कुछ हकीकत थी कि भाई जब भी ऐसी बात की जाती है तो अपोजिशन कहती है कि भाई नहीं, आप ये पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला मसला हल करो, हम कर देते हैं, आप ये मेंबरशिप का मसला हल करो, हम कर देते हैं, हम प्रोडक्ट, मगर उसकी एंड नहीं आ रही है। हर वक्त ब्लैकमेलिंग भी नहीं चलेगी। मैं समझता हूँ मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर दारू के हवाले से रिफॉर्म की बात है, इश्यूज हैं, मैं ये नहीं कहता कि नैब जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है या एफआई परफेक्ट है, या ये सारे 2008 से 13 तक बेहतर होने चाहिए थे, 13 से 18 तक बेहतर नहीं किए, क्योंकि 2008 से 13 तक भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों हुकूमत में थे, और 2013 से 18 तक भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों हुकूमत में थे। आंख मचोली खेलते रहे दोनों पार्टीज आपस में, आंख मचोली का सिलसिला चलता रहेगा इसी तरह से, या फिर वो वाकई वो जो कुछ कह रहे हैं, मुलाकात जो कल हुई है वो क्या साबिक गवर्नर की, क्या उसमें कुछ खुशाइंद बात हुई है कि नवाज शरीफ साहब कल जल्दी बाहर आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर। जो कह रहे हैं पहली बात तो ये जी, जैसे खुद रमेश साहब ने जिक्र किया कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है मामलात को अगर आपने ठीक करना है। मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा कि जो टोन है पीटीआई के मिनिस्टर्स की, जो रवैया है उनका, वो तो मामलात को इंतशार की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप पहली बात देखें कि जो बुनियादी काम है पार्लियामेंट का वो कानून साजी है, और गवर्नमेंट की हट धर्मी की वजह से आज 5 माह होने को आए हैं और कोई एक कानून नहीं बन पाया। गवर्नमेंट की हटधर्मी की वजह से, जाहिर बात है ये गवर्नमेंट की हटधर्मी थी, इन्होंने अपोजिशन को साथ लेकर चलना था। ये पहले तो ये ना माने और आखिरकार पे इन्होंने वो पब्लिक अकाउंट कमेटी वाला मामला, क्या तरीका था, यानी वो ना पकड़ा जाता कि नहीं, उसमें मैं आपको बताता हूँ डेडलॉक, उस पर मैं बाद में आता हूँ। डेडलॉक इस चीज़ पर था कि अपोजिशन का इसरार था कि जो आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना है वो अपोजिशन से होना चाहिए, और मियाँ शहबाज शरीफ क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है एंड बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोस्ट उनको बनना चाहिए, ये रवायत रही है पहले, ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने ये बात ना मानी, उसका लामहला नुकसान इस मुल्क को हुआ, इस कौम को हुआ, आवाम को हुआ कि आज 5 माह होने को आए हैं एंड लेजिस्लेशन इज जीरो। जो बुनियादी काम है वो नहीं हुआ, अब बनी है, अब ये अमल शुरू होगा, अब कायमा कमेटियाँ बनेंगी, फिर वो कानून साजी का अमल इसके बाद शुरू होगा। जहाँ तक बात है जी कि इस वक्त जो असल इशू है, चाहे वो कोई भी जेआईटी हो, वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो, पहले ये फैसला कर लीजिए कि काम करना किसने है। ये काम अगर तो सियासी जमातों ने करना है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम कोर्ट्स हैं, नैप है, एफआई है, तो उनको उनका काम करने दें। आप ये जो शोर मचाते हैं, करप्शन का शोर, चोर का शोर, इस शोर की वजह से आप डाइवर्ट करते हैं और परफॉर्मेंस पे बात नहीं होती गवर्नमेंट की। जो असल इश्यूज़ हैं उस तरफ हम आ ही नहीं पाते। महंगाई का तूफान इस वक्त आया हुआ है, आप यकीन करें फरा, हम यहाँ बैठे हैं, आप फील्ड में जाएं और पूछें लोगों से, आप डॉलर महंगा हो गया, 10-10 रुपए की डॉलर जंप खाता है, महंगाई अपनी पीक को जा रही है, क्या आपने तनख्वाह में इजाफा किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 125% और पेंशनर्स को जो था हमने 100% इजाफा किया था। कुव्वत खरीद गरीब आदमी की बिल्कुल नहीं रही, लोग परेशान हैं, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, हर चीज़ आपके सामने है। स्टॉक मार्केट में आज जितनी अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान की तारीख में इतनी नहीं थी। तो इन्होंने तो डायरेक्शन सेट करनी थी पहले 100 डेज में। 5 महीने में सारा कुछ हो गया नहीं, 5 महीने में जो ये इनके दावे थे, जो ये देखें जी, एक चीज़ है जो आप आवाम को आपने सबस बाग दिखाए, कंटेनर पे चढ़ के आप कहते रहे कि मेरे पास दुनिया की बेहतरीन टीम है, बड़ा टैलेंट है, हम आएंगे। इनके जो अब वुज़रा हैं, आप सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस देखें, उन्होंने कहा जी जिस दिन खान साहब पीएम बनेंगे $2 बिलियन जो है वो पाकिस्तान आ जाएगा। तो आपने दावे तो बहुत बड़े किए, आपने कहा IMF के पास नहीं गए, आप गए, आपने हर वो काम किया। सुन रहे हैं आप ये सारी बात? मैंने देखिए पहली चीज तो ये कि पीपल्स पार्टी नहीं, मेरा भतीजा है, मुझे खुशी है कि क्योंकि राजा साहब के साथ हम रहे हैं। पहले ना मरियम औरंगजेब साहब को शामिल करने दीजिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ, फिर मैं आती हूँ। मरियम साहिबा, ये जो हम सुन रहे हैं गुफ्तगू सारी बीमारी को लेकर, आप क्या समझती हैं कि क्या आप आइंदा आने वाले दिनों में देख रही हैं? खुर्शीद शाह आज कह रहे हैं कि बहुत 2 माह में नवाज शरीफ जो है वो वापस मतलब जेल से बाहर आ जाएंगे, तो क्या वाकई 2 माह में वापस आ जाएंगे? और फिर कल जो ऐलान किया गया था रहनुमाओं की तरफ से जिनकी मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब के साथ कि वो अगर जेल से बाहर आए तो तहरीक चलाएंगे, तो ये तमाम बातें जो हैं ये क्या हैं? ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपने कहा मरियम औरंगजेब साहिबा। जी जी सॉरी, तो मैंने सोचा शायद वो भी आपकी मेहमान है कहीं। नहीं सॉरी, आपने नाम उनका लिया तो मैंने कहा आप उनसे पूछ रही हैं। वो आजकल आंखों के सामने बहुत घूमती है ना। फरमाइए। बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं ये कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट ने जो
पहले बजट मनी बजट दिया, जैसे ही गवर्नमेंट बनी उसमें से 1 रुपया भी अभी तक खर्च नहीं हो सका किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी मिनिस्ट्री में और किसी भी जगह पे। ये बिल्कुल फैक्ट है। और अब ये दूसरा बजट जो मिनी बजट आने जा रहा है वो क्या क्या लेके आएगा मुझे समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात है कि जो महंगाई है वो आसमान को छू रही है। और एक बड़ी अजीब सी मज़ा का खेज मुझे स्टेटमेंट लगी असद उमर साहब की कि ये जो बजट है इससे जो अमीर तबका है, जो महंगाई है इससे अमीर तबके को फ़र्क पड़ेगा, गरीब को नहीं। ठीक है भाई, महंगाई का सबसे ज़्यादा असर ही पड़ता गरीब तबके को है। उनकी तनख्वाहें बड़ी महदूद होती हैं, उनकी माहाना आमदन बड़ी महदूद होती है। ये पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। वो तो हर हालत में पिसते हैं महंगाई के हाथों। दुरुस्त। ताहिर साहब, मैंने एक सवाल किया है, दे दी कि महंगाई का प्रेशर जो है वो अमीर तबके पर होगा, गरीब पर नहीं होगा। ताहिर साहब, मैंने एक सवाल किया था, वो फॉर्मूला मेरी समझ से बाहर है। आपकी पार्टी की सीनियर क़यादत को लेकर मैंने सवाल किया था। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। मैंने आपसे जो सवाल किया मैं आपसे जानना चाह रही हूँ उसका जवाब कि क्या ये स्टेटमेंट्स जो आना शुरू हो गई हैं कि 2 माह में नवाज शरीफ साहब जेल से बाहर आ रहे हैं या आ जाएंगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्या हैं? क्या कोई ऐसा इशारा मिला है? वो जो लोग NRO की बात करते हैं, क्या 2000 वाली जो सिचुएशन है वो कुछ है कि वो बीमार हैं तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें? पहली बात तो ये है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रिहा होने के बाद मुल्क से बाहर हरगिज़ नहीं जाएंगे। वो इस कौम के कायद हैं, लीडर हैं। 3 मरतबा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 2 मरतबा वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। रह गई दूसरी बात कि खुर्शीद शाह साहब ने जैसे कहा है कि 2 माह में बाहर आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह, मेरी तो उम्मीद है उससे भी पहले बाहर आएंगे, क्योंकि जो उनके खिलाफ फैसला हुआ है उसमें एक पाई की भी करप्शन जो है कहीं साबित नहीं हुई। कोई सरकारी पैसे की खुर्द बुर्द। देखिए 1937 में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब ने कारोबार पाकिस्तान से बनने से पहले शुरू किया और उस वक्त नवाज शरीफ साहब पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने अरबों रुपया दिया टैक्स की मद में और खरबों रुपया कमाया। तो मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि उनकी कमाई हुई दौलत कहाँ गई? ये जो बार बार मनी ट्रेल और मांगते हैं, ये किस चीज़ की मांगते हैं? बात यह है कि एक शख्स ने इसी पाकिस्तान में क़याम पाकिस्तान के बाद आके मेहनत की और अपनी मेहनत की कमाई से सारा एम्पायर, जिसे इत्तेफाक फाउंड्री कहते थे, खड़ा किया, जिसके बाद इत्तेफाक ठीक है। आपको लगता है कि वो मुल्क में ही रहेंगे तो फिर स्टील मिल लगी गई जद्दा के अंदर। ठीक है, नहीं, मेरा कहने का मकसद है नवाज शरीफ साहब पे कोई भी एलिगेशन साबित नहीं हो सका। सब मफरूजे थे और उन्हीं मफरूजों के ऊपर उन्हें सजा सुना दी गई। पहली मरतबा सजा हुई कि उन्होंने बेटे की कंपनी के डायरेक्टर थे और उन्होंने उसमें डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने तनख्वाह नहीं दी। जब उन्होंने एक तनख्वाह ही नहीं ड्रॉ की, ली नहीं, तो वो सजा दी। दूसरी दफा ये हुआ एलिगेशन, मैं तो एहतसाब कोर्ट में डेली जाती थी कि उनके बच्चे ने बाप के अकाउंट में पैसे भेजे। बात सुने, पाकिस्तान के अंदर कितने ख़ानदान हैं, लाखों ख़ानदान हैं जिनके बच्चे बाहर जाते हैं और रोजगार के लिए जाते हैं, तो और वो पैसे अपने ही खानदान को भेजते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें दूसरी जो चीजें मनी ट्रेल और वो सारी चीजें, अच्छा ठीक है, तो ये कौन सा बड़ा जुर्म था कि उनके अकाउंट में बेटे ने पैसे भेजे? कौन सा बड़ा जुर्म था? पैसे बेटे ने भेजे और बाप को ही भेजे हैं, मतलब इसमें गलत बात कौन सी है? और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, रमेश साहब अब आपकी बात का रिस्पॉन्ड करने दें। औरंगजेब हमारी बाजी, उसका हक है कि वो अपने लीडर के बारे में जो भी कहे वो बात कर सकती है। पहली चीज़ तो ये कि मैं आऊँगा खुरम भाई की बात के ऊपर कि अपोजिशन लीडर की बात जिसके लिए वकालत कर रही है पीपल्स पार्टी, मगर आज भी अपोजिशन लीडर को 11 सालों में इन्होंने सिंध के अंदर अपोजिशन लीडर को नहीं बनाया पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन, जबकि अभी फिर हमजा शहबाज को बनाने जा रही है पीटीआई की गवर्नमेंट, जबकि पंजाब के अंदर बनाने जा रही है, मगर सिंध के अंदर अभी एहतजाज चल रहा है कि भाई आप 10 सालों से नहीं बना रहे हैं, पहले एमक्यूएम को नहीं बनाया, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन पीटीआई का है, उसको दें तो कम से कम अगर प्रैक्टिस ये है और वकालत करते हैं तो वो देनी चाहिए। प्रैक्टिस नहीं है, रवायत। दूसरी ये कि रवायत भी नहीं है। देखें, बात यह है कि मैंने जब हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, मैंने ये कहा कि इंटरनेशनल एक प्रैक्टिस है और लिहाजा आप उसको फॉलो करें। जब आप लोगों को इतना इतराज है तो फिर दी क्यों? मैं पब्लिक नहीं देनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब के पास उसके ऊपर इंक्वायरीज चल रही है तो उसकी जगह पे और कोई आ जाए
तब तक वो भी कोई हर्ज नहीं था। देखिए, जिद किसी भी चीज़ में नहीं होनी चाहिए, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं अपोजिशन। वो अपोजिशन ने गैर ज़रूरी जो जिद किया वो भी खराब है। मगर पीपुल्स पार्टी को कम से कम हक इस वजह से नहीं पहुंचता कि पीपुल्स पार्टी सिंध के अंदर भी वो रवायत कायम करे जिस तरीके से पंजाब में। अच्छा, एक चीज़, दूसरी बात आई परफॉर्मेंस की। देखिए, मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उधर है, बिल्कुल परफॉर्मेंस को फोकस करना चाहिए। डाइवर्ट कौन करता है? कभी आप हलीमा की बात कर देते हैं, कभी ईसीएल की बात कर देते हैं, कभी बिल्कुल इसमें ताली एक हाथ से नहीं बजती। हमारे लोग भी, हमारे मिनिस्टर साहबान की भी तरफ से कभी कभार आ जाती है ऐसी स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से या नैब के हवाले से जो नहीं देनी चाहिए। ये जैसे आज अभी तारा औरंगजेब ने कहा कि उन्होंने सज़ा दी। अब मेरा ये काम नहीं है कि, मेरा काम ये है कि भाई ऐड साहब अदालत ने सज़ा दी, ये पनामा का एक इंटरनेशनल एक इशू बना, जेआईटी बनी, जेआईटी की रिकमेंडेशन के ऊपर नैब की तरफ गया। कमेंट कर रही हैं कि आप, मतलब असद उमर साहब का ये कहना है कि जो महंगाई आ रही है उससे गरीब आदमी पे असर नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ अमीरों पे असरअंदाज होगी। देखिए, वो उसको चैलेंज कर रही हैं। नहीं, बात ये है कि कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं। एक तो इस वक्त की गवर्नमेंट पाकिस्तान पॉपुलर फैसले कर रही है, पब्लिक पॉपुलर फैसले कम, क्योंकि पाकिस्तान पॉपुलर फैसले और पब्लिक पॉपुलर में फ़र्क क्या है? पब्लिक पॉपुलर में ये है कि आप सब्सिडी देते जाओ, मुल्क का खजाना की क्या हालत है उसको नहीं देखना, मगर आप आगे गाड़ी अपनी चलाते जाए, आखिर में उसकी रिजल्ट क्या आती है जो अभी आपने देखा। इस वक्त असद उमर की जो पोजीशन है, जो माजी में इसाक डार साहब कहता था, 2014 में इसाक डार की यही पॉलिसी थी जो असद उमर की आज की पॉलिसी है। मगर इसाक डार ने फिर हुकूमत के अंदर जो एमएनएस थे उसके प्रेशर के बाद उसने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। वो भी हमेशा ये कहता था कि ये चीज़ें होनी चाहिए, हमें सब्सिडी की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें मुल्क की अगर हमें खारजा पॉलिसी मजबूत करनी है तो हमें अपने इस कर्जों से निजात दिलाना होगा। ये माजी में इसाक डार भी ये बातें करता था। मगर आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बात की है, जो वो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से आप कर्जे ले रहे हैं तो मुल्क की तारीख में इतने क्यों ले रहे हैं? आज देखें, जब हुकूमत आई तो उस वक्त भी पता चला कि $12 बिलियन का शॉर्टफॉल था, फिलहाल डेफिसिट को कवर करना था दिसंबर तक। उस $12 बिलियन को कैसे कवर किया जाता? या तो IMF के पास जाते सख्त शराइत के साथ, और फिर अवाम की चेल टेढ़ी करते, या हम दोस्त ममालिक के साथ जिसके लिए हमने हमेशा कुर्बानियां दी, चाहे UAE हो, चाहे सऊदी हो, चाहे चाइना हो, चाहे मलेशिया, इनके लिए हमने हमेशा कुर्बानी दी। अगर उन दोस्तों के पास, हकीकत में खान साहब के लिए मुश्किल था, खान साहब ने कहा मैं 3 महीने नहीं जाऊंगा, मगर जब उन्होंने देखा कि मेरी अवाम का मसला है, पाकिस्तान का मसला है, फिर खान साहब गए और उन मुल्कों को कायल किया। आज उन मुल्कों से अगर हेल्प ली, अच्छी बात है। आप इन चीजों को यू टर्न कहते हैं, मैं इसको यू टर्न नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं उनको एडजस्टेबल, कि आदमी अपनी अन्नानी आदमी समझे कि ये आजकल ये इस चीज की जरूरत है, तो उन चीजों के ऊपर एडजस्ट करना, ये खूबी है अच्छी इंसान की। ये अच्छी खूबी होती है कि कंप्रोमाइज करे, अपने आप को कंप्रोमाइज लेवल पे लेके आए। सबने एक्सेप्ट करी है कि यूटर्न एक खूबी होती है जो आपने बताया। ये कंप्रोमाइज है, कंप्रोमाइज अपने मफादात के लिए नहीं, कंप्रोमाइज मुल्क की मफादात के लिए करना कोई हर्ज नहीं। खुर्रम साहब, एक उन्होंने वैलिड पॉइंट बीच में रेज किया। उन्होंने कहा जब आप ऑब्जेक्ट करते हैं और आप कहते हैं कि ऑपोजिशन जो है उसके बंदे के पास भी पब्लिक अकाउंट कमेटी हो सकती है, तो सिंध में क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल जी, मैं इनकी इस बात से इतफाक करता हूँ कि अगर एक रवायत है, अगर वफाक में फॉलो हो रही है तो सिंध में होनी चाहिए। मैं इनके इस बात में इनके साथ सरहद में भी होनी चाहिए, KPK में भी होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। देखें जी, बात मैं शुरू यहाँ से करना चाहता हूँ कि बात है रवैयों की। आपने बात किया कि आपके मिनिस्टर से भी बात आती है, वज़रा ऐसी बात करते हैं। आपके एक वज़ीर साहब हैं जिनका सेनेट में दाखिला बंद कर दिया गया। आपके एक वज़ीर साहब हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सहाफ़ियों से नहायत ही इंसल्टिव टोन में बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाती है। आपके सूबाई वज़ीर हैं, वो आए दिन सहाफ़ियों के साथ उनका अजीबोगरीब रवैया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखें, आप सबसे पहले तो अपने रवैये दुरुस्त करें। अगर आप चाहे अपोजिशन पार्टीज़ हैं, सहाफ़ी हजरात हैं, या और जब आप इस तरह का रवैया रखेंगे तो आप काम नहीं कर सकेंगे या आप काम करना नहीं चाहते। नाउ कमिंग ऑन मिनी बजट जी, हम इसकी पुरजोर मुखालफत करेंगे। ये बहुत जुल्म है लोगों के साथ। अभी आपने बजट में इतना ज़्यादा टैक्सेशन की थी, और अब हम जनवरी में ये बात करें, आप एनुअल बजट की तैयारी करें जी, 4 महीने बाद तो एनुअल बजट आने वाला है आपका। इसकी अपोजिशन और पीपल्स पार्टी भरपूर मुखालफत करेगी, और हम इसके बारे में जो भी लायामल होगा वो आने दिनों में सामने आएगा कि हमने इसके ऊपर क्या करना है। साहब, मुस्लिम लीग नून का क्या रवैया रहेगा? ये जो पार्लियामान में पेश किया रहेगा मिनी बिल जिसकी बात की जा रही है, फाइनेंस बिल, तो उस पर आप लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? उन्होंने तो कह दिया है कि हम तो उस पर रेजिस्ट करेंगे। जी ठीक है, मैं ब्रेक पहले लेती हूँ और फिर तारिक साहब आपकी बात। जी, मेरी आवाज़ डिले के
खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। ताहिरा औरंगजेब साहिबा, ब्रेक पे जाने से पहले आप डिस्कशन चल रही थी, मैं जानना चाह रही हूँ कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि सादिक संजरानी की हुकूमत जो तब्दील की जा सकती है। क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर सेनेट में कोई तब्दीली लाने की तरफ भी चलेंगे या सिर्फ इस तरह के बयान देते रहेंगे जिससे एक दूसरे की दूर दूर से ताईद का पता चले लेकिन असल में दोनों साथ मिलकर ना बैठे? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ, पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराना हम नहीं चाहते, पीटीआई की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो इन्होंने सब्ज बाग अवाम को दिखाए हैं वो इनसे काम होने नहीं, पूरे होने नहीं। तो ये हम खुद चाहते हैं कि ये अपना टाइम पूरा करें, अवाम के आगे पूरी तरह से एक्सपोज हों, ताकि जब अगला इलेक्शन आए तो लोगों को पता चले, वो ढूंढें दूरबीन लगा के कि कहाँ गई वो नौकरियाँ और कहाँ गए वो 1 करोड़ और 50 लाख वाले जो इनके बयानी हैं वो किधर गए। ये हम तो चाहते हैं कि ये अपना टाइम पूरा करें, जमहूरियत को कायम रहना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन इकट्ठी है। जो कुछ भी हम करेंगे तमाम अपोजिशन मिल के करेगी और अपोजिशन का एजेंडा यही है कि हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे जो भी करेंगे। लेकिन ना ये पीपल्स पार्टी चाहती है कि गवर्नमेंट जाए इनकी, ना हम चाहते हैं, ना कोई और सियासी जमात चाहती है। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये बड़ी मुश्किल से इस सिस्टम को 2-3 मरतबा के इलेक्शन में कायम किया गया है, बड़ी कुर्बानी दे के। तो हम ये नहीं चाहते किसी किस्म की कुर्बानी रायगां जाए। और मोहम्मद नवाज शरीफ जिस जमा मर्दी के साथ, मैं तो परसों उन्हें मुलाकात करके आई हूँ कोट लखपत जेल में, कि जिस हिम्मत के साथ वो वहाँ मुलाकातियों से बातचीत कर रहे थे, मिल रहे थे, जितना उनका मोरल हाई था, आप यकीन जाने कि इस उम्र में वो इतने मुदब्बर तरीके से पाकिस्तान की सियासत पे बात कर रहे थे कि जिसमें किसी किस्म का कोई झोल या कमी नहीं थी। आपने जो बात की ये बहुत बड़ी खुशहाल बात है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कमर में दर्द है, शदीद तकलीफ है, उसके बावजूद जिस तरह वो इस तन्हाई में, आइसोलेशन में अपना वक्त गुजार रहे हैं और बड़ी हिम्मत के साथ, ठीक है, कोई भी केस साहब से मैं बात करना मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं शेख रशीद साहब को मुख्तलिफ चैनल पे सुनती हूँ कि चेयरमैन पीएसी कमेटी पर वो केस है, वो केस है। उन्हें सबसे पहले साफ पानी में बुलाया गया, कोई सबूत नहीं, फिर उन्हें आशियाना इकबाल में अरेस्ट किया गया, उस पर कोई सबूत नहीं, फिर उन्हें रमेश साहब की तरफ जाऊंगी जो आप कह रहे हैं कोई सबूत नहीं, वो पकड़ा गया, उस नहीं। तो आखिर में कहा जी ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, जो अभी वो मुसलसल वो बता रही हैं, तो इसका मतलब है कि बिलावल भी जो खिताब कर रहे हैं वो भी सिर्फ धमकियां हैं, जो खाली धमकियां हैं, या जो कह रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर आप ही की पार्टी के हैं कि सादिक संजरानी के खिलाफ कोई तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है? मैं इस चीज़ पे आता हूँ जो बीच में एक बात जब ताहिरा साहबा बात कर रही थी। देखें जी, वाकई जो इन्होंने लोगों को सबस बाग दिखाए, अगर आपको याद हो फरा, तो एक बात की जाती थी, जो लीडर हैं खान साहब, आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो कहते थे कि मैं आपको मदीना की रियासत, वो कहते थे महातीर ने मलेशिया में ये कर दिया, चाइनीज़ मॉडल ये होता है, टर्किश मॉडल ये होता है, मैं ऐसे हालात बनाऊंगा कि लोग यहाँ पे नौकरियाँ करने आएंगे, इफ़ यू रिमेंबर। और आप मजाक देखें इस कौम के साथ और बदकिस्मती देखें कि जब 100 डेज़ पूरे होते हैं, 4 माह पूरे होते हैं, तो बात ख़त्म होती है अंडे मुर्गियों और कट्टों पर आके। मतलब जस्ट थिंक, लेकिन आप ये देखें कर्जे छोड़ कर गए थे और जो मईशत की हालत थी, आप समझते हैं कि सिर्फ ये बहुत बुरी हालात। एक चीज़ हम ध्यान में रखा करें, जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हम अटैक करते हैं हुकूमत वक्त को। हालात हमेशा से इस मुल्क में मुश्किल रहे। जब हम हुकूमत में थे उस वक्त तो दहशतगर्दी की जंग अपने पीक पे थी, उस वक्त भी कम मुश्किल हालात नहीं थे। तेल का आलमी मालियाती बहरान आया एंड जो पर बैरल प्राइस है वो 92 बैरल पे चली गई पर डॉलर उसकी। तो आज जब वो 50 पे आई है तो आप कीमतें कम क्यों नहीं करते जी पेट्रोलियम मसनूआत की? हमारे दौर में 4-5 पैसे का इजाफा होता था। असद उमर साहब आते थे मीडिया के सामने और वो कहते थे कि इन्होंने तबाही फेर दी, ये बड़े जालिम लोग हैं, अवाम का उन्होंने तबाही निकाल दी। और आज 10-10 रुपये डॉलर ऊपर जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ऊपर से आइसिंग ऑन द टॉप कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं कि मुझे पता ही नहीं, स्टेट बैंक ने मेरे पूछे बगैर ही 10 रुपया 8 रुपया डॉलर। ये बेखबरी का आलम देखें जरा। रमेश कुमार साहब, महकमा शुमारियात की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें 1,70,000 से बढ़कर बेरोजगार अफराद की तादाद 37,90,000 हो गई है। देखिए, ये रिपोर्ट्स तो बिल्कुल आएंगी और मैं समझता हूँ कि आप अभी इन रिपोर्ट्स के ऊपर 4-5 महीने की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगी तो वो गलत है। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनती है, बनते बनते भी 6 महीने लग जाते हैं और उसका जो असर जो पड़ेगा वो जून 2019 के बाद पड़ेगा। ठीक है। जून 2019 के बाद अगर कोई भी चीज़ डाउन जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप गवर्नमेंट के ऊपर डाल सकते हैं। सेकंड चीज़ ये इन्होंने बात की पेट्रोल की, मैं अभी पड़ोसी मुल्कों में भी मैंने थोड़ा सा देखा, गया भी सही। आप बांग्लादेश,
अफ़गानिस्तान, इंडिया, सब जगह पे जाएं, तकरीबन पेट्रोल की कीमत जो है वहाँ पे डॉलर के हिसाब से $1 की कीमत है और $1 से कम नहीं है। अगर आपका 0.5 या 0.6 बैरल तक अगर आता भी है तो उसके ऊपर ड्यूटीज़ ये वो सारी चीज़ें लगती है और उसके ऊपर अखराजात भी होता है। तो जहाँ पे आप $1 है ना कि आप ही तो तनकीद किया करते थे, आप ही तो कहा करते थे, अब आप उन्हीं चीज़ों को जो दूसरी हुकूमत की मजबूरियाँ थी, अब आप भी उन्हीं मजबूरियों का शिकार हैं। IMF के पास गए एक चीज़ ये कि IMF के पास अभी नहीं गए, और दूसरी चीज़ ये कि मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो चीज़ जो कही जाती है कि आप ये कहते थे हम अगर PTI वाले ये कहते थे तो उसको PTI को जवाब देना पड़ेगा, नून वाले कहते थे, ये अब नहीं, हमें अपने ज़मीर के मुताबिक चलना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। अभी जैसे मिनी बजट की बात की, लास्ट जो बजट आई उसके अंदर कुछ चीज़ें पहली मरतबा हुआ जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक दो चीज़ों के ऊपर हाईलाइट किया, ये चीज़ें गलत हैं। आपको पता है उन चीज़ों को, और फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट करके उसको रिवर्स किया। ठीक है, आज भी मिनी बजट 23 जनवरी को अगर आ रही है तो उसको पहले सुने कि फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 महीने के ऊपर, तो क्या लाएमल आपका होगा। उससे पहले मैं ब्रेक ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ 4 महीने की बजट आती है, 4 महीने मैं आती हूँ आपकी तरफ। ब्रेक लेना है ना, ब्रेक के बाद हम इस पर बात करते हैं। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। अच्छा, अब तायरा औरंगजेब साहिबा, चूँकि अब वाइंड अप पे जाना है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो मैंने सवाल किया था जिसका आपने जवाब नहीं दिया, खुरम साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ज़िमनी बजट जो है उसको नहीं सपोर्ट करेगी इलेक्शन में, पार्लियामान में। मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब बजट ले होगा हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा। और दूसरी बात ये, मेरा एक सवाल है डॉक्टर रमेश कुमार साहब से, क्योंकि ये गवर्नमेंट से हैं, कि 3 दिन पहले खबर टीवी चैनल के ज़रिए मुझे पता चली कि 3000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई है। बिजली की लोड शेडिंग भी हो रही है, गैस की लोड शेडिंग भी हो रही है, जबकि 2018 में जब हमने गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी की तो ये दोनों चीज़ें जो मुल्क के अंदर थी, कोई लोड शेडिंग नहीं थी और दोनों चीज़ें सही जा रही थी। और उसके बाद मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि दहशतगर्दी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी वो फिर से सर उठाने लगी है। मेरे इन 3 सवालों का जवाब ज़रूर दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सवाल गवर्नमेंट पे है कि ये कैसे बिजली सिस्टम से निकल गई, ये क्या हुआ? पहली चीज़ तो ये कि दहशतगर्दी कोई खान साहब इम्पोर्ट नहीं करके आया है, खान साहब ने कोई इंपोर्ट यहाँ पे नहीं की है कि आप दहशतगर्दी का भी कसूर 4 महीने की गवर्नमेंट के ऊपर दें। और मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी के लिए पॉलिसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिलके जो 2013 में शुरू हुई है और उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है, उसमें कोई जो है ना चेंजिंग नहीं है। तो एक तो ये जवाब है। दूसरी, आपने बात की इलेक्ट्रिसिटी की। देखें, जब फॉग बहुत बढ़ गई पंजाब के अंदर तो ट्रिप होना शुरू हुए थे और उसके ऊपर भी अब कंट्रोल हो गया है। मेरे ख्याल में नेक्स्ट मंडे से, जो अब कल नहीं परसों मंडे के बाद, ये पूरा जो है शॉर्टफॉल कवर हो जाएगा। तो लोड शेडिंग की नहीं कोई नया पावर प्लांट 4 महीने में लगा है, नहीं कोई पावर प्लांट बंद हुआ है। LNG का थोड़ा सा मैटर हुआ जिसकी वजह से, नेग्लिजेंसी की वजह से सुई गैस के SSGC और नार्दन दोनों के जो MDs को सस्पेंड किया गया। ये हल है उस मामले का? नहीं, बहुत इशू है। उसके टॉपिक के ऊपर अगर आएंगे तो फिर और इशू के ऊपर हमें फिर डिस्कस के ऊपर फिर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो है वो टाइम आपके पास कम है, तो उस इशू के ऊपर हम जा नहीं सकेंगे। मगर मैं समझता हूँ कि वो भी एक इशू था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का मसला जो है वो आया। तीसरी बात हुई मिनी बजट की। देखिए, एक तो जब भी ऑनगोइंग गवर्नमेंट होती है तो वो उसको 1 साल की बजट नहीं देनी चाहिए। जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बजट देना। उन्होंने फ़ौरन बजट दी। बजट के बाद अगर आगे चल के कोई सप्लीमेंट्री बजट हो, जो हमेशा एक रवायत रही है, मगर खान साहब चाहता है कि हम सप्लीमेंट्री बजट के ऊपर नहीं जाए। सप्लीमेंट्री बजट थ्रू ऑर्डिनेंस ये हो सकती है, अभी कोई मसला नहीं है, मगर हम चाह रहे हैं कि हम मिनी बजट लेके ओपन डिस्कशन के साथ थ्रू पार्लियामेंट अगर उस बजट को फाल बनाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। मैं समझता हूँ इस रवायत को, यानी अगर ये नहीं माने तो ऑर्डिनेंस के जरिए से बजट जो है, मैं समझता हूँ कि इसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक अच्छी चीज को अडॉप्ट करना चाहिए कि हम सप्लीमेंट्री बजट से बचने के लिए मिनी बजट लेके और उस मिनी बजट के ऊपर ओपन डिस्कशन के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ बैठ के अपने मुल्क की हालात को आगे रख के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उस चीज के ऊपर हर्ज नहीं है। हर चीज के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग बेहतर नहीं है। आज अवाम
मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू देख रहा है कि रात को किस किस्म की जो वो बात की जाती है, किस किस्म की पॉइंट स्कोरिंग है, कितना सही बात की जाती है, किस इशू के ऊपर अच्छा, गलत बात अब देखिए ना, बिलावल भुट्टो साहब का नाम जो है वो निकाल दिया गया और मुराद अली शाह का नाम भी निकाल दिया गया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह ऑर्डर है जो नहीं आया मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा नज़र तो आता है कि थोड़ी सी कुछ जो है सॉफ्ट कॉर्नर शायद पाया जाता है कि थोड़ा सा नरमी का रवैया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। देखें जी, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, ना ही कोई नरमी का रवैया मैं समझता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख है। ये केसेस, बेबुनियाद इल्ज़ामात, जेलें ये कोई नई चीज़ नहीं है। 11 साल तक आपने रख के देखा जरदारी साहब को जेल में, आप कुछ प्रूव ना कर सके। मैं आना चाह रहा था, जो बात हो रही थी गवर्नमेंट की, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है, तो उसकी कोई वजूहात होंगी ना जी। ऐसा क्यों है? पहली बात यह है कि इनकी तैयारी नहीं है। दूसरी बात है इनके पास प्रॉपर टीम नहीं है डिलीवर करने की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पीटीआई में जितने लोग इकट्ठे किए हुए ना चाहिए, किसी नजरियाती असास पे तो इकट्ठे नहीं है, बाइंडिंग फोर्स को नजरिया है नहीं। ये तो तमाम जमातों से लिए हुए लोग हैं और ये मौका परस्तों और मफाद परस्तों का एक मीना बाजार है। लेट्स सी ये मीना बाजार कब तक चलता है। ये आपका शो लोग होगा जो ये कब तक चलेगा? ये जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ी धांसू सी तकरीर की, उससे पहले जरदारी साहब भी कर रहे थे। बिलावल साहब का मेन पॉइंट बजाने से लेकर फिर चले जाने तक मेन पॉइंट था कि जो हमारे चारों सूबे हैं इनकी महरूमियों को हमने दूर करना, और पीपल्स पार्टी ने करने की कोशिश की थ्रू द 18th अमेंडमेंट। उसको अगर आप छेड़ेंगे तो आप ये पाकिस्तान के वफाक को कमज़ोर करेंगे। तमाम इकाइयों को, तमाम सूबों को साथ लेकर चलना, उनकी महरूमियों को हमने दूर करना। उन्होंने बलोचिस्तान की भी बात की, केपी की बात की, सिंध की बात की, पंजाब की बात की। ये सब मिल के तगड़े होंगे तो इंशाल्लाह एक मजबूत पाकिस्तान बनेगा। ये मैसेज था बिलावल। अच्छा, और इसका कोई ताल्लुक नहीं है JIT रिपोर्ट के साथ, केसेस के साथ, जरदारी साहब के और फरियाल तालपुर के ऊपर बनने वाले केसेस के साथ? JIT या जो केसेस बेबुनियाद, उनका हम सामना कोर्ट्स में करेंगे और लीगल जवाब हम कोर्ट में देंगे, सियासी बात हम मैदान में करेंगे। ठीक है। और अब पहली चीज़ तो ये कि जो उन्होंने बात की मीना बाजार की कि उधर से लेके आए, वो 2008 से लेके 2013 में थी जब पीपल्स पार्टी का दौर था। अब कोई वो बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि मैं समझता हूँ अगर ब्रेन लोगों के कॉम्पिटेंट लोग अगर आते हैं, और मैं समझता हूं जैसे कॉम्पिटेंट लोगों को कदर किया जाता है, वो अगर आगे बढ़ते हैं, इस मुल्क की खिदमत करते हैं, तो उन चीजों को पॉजिटिव लिया जाए। आपके पास जाके कॉम्पिटेंट हो जाता है, इसका फार्मूला बता दें। ऐसे भी नहीं। अगर पीपल्स पार्टी में है तो सबसे बुरा आदमी है, मुस्लिम लीग नून में है तो बुरा है। आपके पास जाता है तो पाक साफ होके, पार्टी के अंदर अगर रजा रबानी था, नहीं ठीक, उसका कदर किया जाता था। पीपल्स पार्टी के यही रजा रबानी था, जिसके ऊपर आपने देखा कि मियां साहब ने कहा कि इसको चेयरमैन सेनेट बनाओ। एक सवाल का जवाब दे दें। मुस्लिम लीग नून जो है, तारा औरंगजेब साहिबा की पार्टी जो है, वो ये कह रही है कि साबिका वज़ीर आज़म अलील हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला होंगे। और फिर इसी तरह ECL में नाम निकालने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आप लोग कह रहे हैं तहरीरी ऑर्डर आएगा तो हम निकालेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आएगा और उसकी ग्राउंड लेवल देख के उसकी क्या उसके ऑब्जर्वेशन है, उसके ऊपर बिल्कुल रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है। मगर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा और वो ECL से नाम निकाल देंगे। मगर रिव्यू ऑप्शन है, वो जाना चाहे तो हुकूमत जा सकती है, क्योंकि निकालना रखना उसका काम है। मगर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अहमियत। दूसरी चीज़ आपने बात की मियाँ साहब की, मैं समझता हूँ मियाँ साहब 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और अगर उनकी हालत वाकई ऐसी है तो उसको बिल्कुल एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मगर ऐसी बात वहाँ पे जो मैंने कल सुनी है, आपको लग रहा है कि कोई वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मगर किसी आम कैदी को भी अगर कोई हेल्थ के हवाले से इशू होता है, यहाँ पे जो अनवर मजीद अनवर मजीद वगैरह जिन्होंने पता नहीं क्या कर, वो भी हॉस्पिटलों में है, तो इस वजह से इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। और मैं समझता हूँ वक्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप मौजूद मेहमान काश के प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।